Hello everyone. My name is Ranjana Yadav. I'm from दिवाकर एजुकेशन हब। दिवाकर एजुकेशन हब में यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के बेस्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी मीडियम से हो तो आप यहाँ से स्टडी नोट्स आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बेसिकली 1500 से 1000 बीसी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैदिक काल के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था तो वहां से हमें आर्यों के बारे में पता चलता है। आर्यों के आगमन के पश्चात ही सिंधु घाटी सभ्यता पतन में आई थी। तो सबसे पहले जानते हैं वैदिक काल के बारे में। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसको क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी की हमें मुख्य स्रोत कहाँ से मिलते हैं? इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें सर्वप्रथम कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद, जो क्या है, सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। बेसिकली वैदिक काल जो है वो आर्यों के आगमन का एकमात्र सोर्स है। ठीक है, हमें यहाँ से क्या आर्यों की जानकारी मिलती है वैदिक काल से, लेकिन इसको भी हम कितने दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कौन सा काल आता है? ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। और दूसरा जो काल आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें क्या 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है इसको समझेंगे हम कि इसकी जो जानकारी है उसकी स्रोत क्या है। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य है, जिनमें क्या क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोत आते हैं और साहित्यिक स्रोत आते हैं। ये वही स्रोत हैं जो हमने जब अपना सोर्सेस पढ़ा था, स्रोत के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब इसके बारे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वेद जो है उसकी जो संहिता है, ऋग्वेद की जो संहिता है वो ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है। ऋग्वेद जो है वो क्या है? ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है, जिसमें 10 मंडल और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। सूक्त मीन्स श्लोक। ठीक है, प्रार्थनाएं, सूक्त को प्रार्थनाएं बोला जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। इसके कुल 10 मंडल हैं, जिनमें दूसरे से 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है। इसके 10 मंडलों में जो दूसरा और 7वां मंडल है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है और पहले और 10वें मंडल को
परवर्ती काल का मतलब कि नया मंडल माना जाता है। ठीक है, इनकी रचना बाद में हुई है और दूसरे और सातवें मंडल की रचना सबसे पहले हुई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और इसमें दूसरे से सातवां सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां जो मंडल है इसका वो सबसे नवीन माने जाते हैं। फिर आता है कि जो ऋग्वेद के दूसरा और सातवां मंडल है उसको कौन से मंडल के नाम से जाना जाता है, उनको गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की जो बातें हैं वो फारसी भाषा के कौन से ग्रंथ में देखने को मिलती है, अवस्था। कौन सी अवस्था, ये फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जैन अवस्था जिसको बोला जाता है, उससे ऋग्वेद की अन्य बातें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है पुरातात्विक स्रोत। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है साहित्यिक स्रोत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें क्या आते हैं, अभिलेख, मैंने आपको बताया था। साहित्यिक में क्या आ जाते हैं, साहित्य, लिटरेचर आ जाता है जिनको बोला जाता है टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं। और पुरातात्विक वो होता है जो खुदाइयों के दौरान हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र, ये सारी चीजें। तो अभिलेखों में सबसे पहला आता है कस्ती अभिलेख, जो कब से कब का है, 1600 ईसा पूर्व का है। कब का है ये, 1600 ईसा पूर्व का है कस्ती अभिलेख। इन अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो ईरानी थे वो आर्यों की ही एक शाखा का भाग भारत में आगमन हुआ था। मतलब जो आर्यों की शाखा थी वो कौन सी थी, ईरानियों की ही थी। ईरानी कौन थे, आर्य थे। आर्य कौन थे, ईरानी थे। ईरानियों की एक शाखा थी आर्य, उनका भारत में आगमन हुआ है। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, इसका साक्ष्य हमें कस्ती अभिलेख से देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बोगस गोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। इसको मितन्नी भी कहा जाता है क्योंकि ये हंती और मितन्नी राजाओं के बीच में हुआ था, तो इसी वजह से इसको मितन्नी अभिलेख भी बोला जाता है। और बोगस गोई में हुआ था तो इसलिए इसको बोगस गोई अभिलेख बोला जाता है। इन अभिलेखों में हित्ती राजा, जिसका नाम क्या है, सुबी वलम, राजा का नाम क्या है हित्ती के, सुबी विलम, और मितन्नी राजा जो था वो था मतियु अजा। मितन्नी राजा का नाम क्या था, मतियु अजा के मध्य संधि हुई थी, उस संधि का साक्ष्य ये बोगस गोई अभिलेख है, जिनमें किस किस देवताओं का उल्लेख है, जिनमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। तो आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बोगस गोई अभिलेख है इनमें किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। आपसे ये चारों के नाम दे दिए जाएंगे, इन चारों की जगह नासत्य की जगह प्रजापति दे दिया जाएगा या विष्णु दे दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैदिक देवता थे वो कौन से थे, सिर्फ 4 थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, फिर पुरातात्विक स्रोत जो दूसरा आता है वो आता है चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, फिर आता है उत्तर भारत में जो हरियाणा के पास भगवानपुर जिला है, वहां से जो खुदाई हुई थी उसमें एक 13 कमरों का विशाल मकान मिला है। जो पंजाब में ऐसे 3 स्थान मिले हैं जिनका संबंध किससे माना जाता है, ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। पुरातात्विक स्रोत में फिर आता है जो ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में, बस्तियों की जो स्थापना हुई थी उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। क्योंकि ऋग्वेद में जो आर्य का निवास स्थल माना जाता है वो क्या माना जाता है, सप्त सैंधव क्षेत्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि आर्य कहां से आए थे, सप्त सैंधव क्षेत्र से आए थे, जिनका मतलब क्या था, सप्त सैंधव का 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव का।
ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान क्या माना जाता है? सप्त सैंधव माना जाता है। और सप्त सैंधव क्या है? 7 नदियों के क्षेत्र को माना जाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार था वो कहां तक था? अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। आर्य जो थे, ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे उनका विस्तार कहां कहां तक था? अफगानिस्तान में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब ये देखिए ना कि जो इंडिया का जो पश्चिमी भाग है, आर्य सिर्फ वहीं तक ही बसे हुए थे जहां पे कौन? पहले हड़प्पा सभ्यता थी। इसी वजह से मार्शल ने ये अंदाजा लगाया कि आर्य जो थे वो सिंधु सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है। फिर आती है जो सतलुज नदी है, सतलुज से यमुना नदी का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त कहा जाता है, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र क्या था? ये भी आ सकता है ब्रह्मवर्त था, या ये हो सकता है कि ब्रह्मवर्त का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो सतलुज से यमुना नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त कहा जाता है, जो ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। फिर आती है ऋग्वैदिक आर्यों की जो पूर्वी सीमाएं हैं वो हिमालय और तिब्बत तक थी, और उत्तर में ये कहाँ था? तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था, और पश्चिम में तो अफगानिस्तान में था ही। पूर्व में कहा था? हिमालय और तिब्बत में था, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान में चला गया, और पश्चिम में अफगानिस्तान में था, और दक्षिण में ये कहां तक था? अरावली पर्वत तक फैला हुआ था। ऋग्वैदिक आर्यों, जो आर्य जनजाति थी वो। अब आती है ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक समाज का जो काल था वो बेसिकली कैसा था? एक जनजातीय या कबीली समाज था, कबायली। ठीक है, जहां पे सामाजिक संरचना का आधार क्या था? जन मूलक था, जाति मूलक नहीं था। उस समय पे जो है ऋग्वैदिक काल में समाज जो है जातियों में विभाजित नहीं था। जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आती है, ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। फिर आता है ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो क्या था? कई इकाइयों में बटा हुआ था। इनके समाज की लघुत्तम इकाई क्या थी? परिवार था, कुल अर्थात परिवार। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिवार को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो कुल परिवार को कहा जाता था। ये समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी। इसके अलावा इसमें कई इकाइयों में विभाजित था समाज, जैसे कि ग्राम, विश, जन। इनमें क्या था? विभाजित था। कौन विभाजित था? समाज। कुल में, ग्राम में, विश में, जन में। विश में अधिक इकाइयां सम्मिलित होती थी, जिसका अर्थ होता था एक वंश या संपूर्ण जाति। विश का क्या मतलब होता था? एक वंश या संपूर्ण जाति से। अब ये देखो कि ऋग्वेद में विश का प्रयोग कितने बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है वो विश का जो वर्णन है वो कितनी बार उल्लेख हुआ है? 171 बार, और जन का 275 बार उल्लेख हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में विश का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 171 बार। जन का कितनी बार हुआ है? 275 बार। जैसे कि ऋग्वेद में शिल्प विशेषज्ञों का अपेक्षाकृत बहुत कम वर्णन मिलता है। शिल्प बहुत कम थे लेकिन उनका ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया। जैसे कि क्या? शिल्पियों के समूह को क्या बोला जाता था? चर्मकार थे, बढ़ई थे, धातुकर्मी थे, कुम्हार थे। इन सब नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन बहुत बार नहीं किया गया, बहुत कम बार किया है। ठीक है। इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि इन शिल्पी समूहों में किसी को भी निम्न स्तर का नहीं माना जाता था, क्योंकि ये क्या थी? जाति व्यवस्था यहाँ पर आधारित नहीं थी। वो आपकी कहां पर आधारित होती है? कहां पर अपनाई जाती है? उत्तर वैदिक काल तक। ऋग्वैदिक काल तक समाज बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कोई किसी भी तरह का ऊंच नीच या जाति व्यवस्था का कोई विभाजन यहाँ पर नहीं था। जैसे ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, चम्रकार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, तथा बढ़ई संभवतः क्या था? शिल्पियों का मुखिया होता था। फिर आता है अयस। अयस क्या होता है? अयस का नाम ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। अयस का नाम, जिसकी पहचान किससे? तांबे और कांसे के रूप में की जाती थी।
किंतु इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस काल में भी क्या था, सिर्फ और सिर्फ तांबे से परिचित थे। लोहा कब आता है, 600 से 1000 ईसा पूर्व में, जब उत्तर वैदिक काल आपका शुरू होता है। तो अयस किसको बोला जाता है, तांबे और कांसे को। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अयस नाम का जो धातु है वो ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी, या अयस कौन से काल में प्रयोग किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि अयस जो है वो ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाली एक धातु होती थी। फिर आता है समुद्र। समुद्र का भी जो प्रयोग है शब्द का वो भी ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि इस काल के आर्य व्यापार और वाणिज्य से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में तो थे, लेकिन आर्य जो थे वो भी व्यापार वाणिज्य करते थे, इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आता है जो समुद्र शब्द है उसका ज्यादातर प्रयोग इस बात से किया जाता है, उल्लेख जल के जमाव से। मतलब समुद्र का क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था या क्या अर्थ निकाला जाता था, व्यापार से नहीं किया जाता था, इसको किया जाता था जल के जमाव से, अगाध जल राशि के लिए। ठीक है, समुद्र का प्रयोग किया गया है। फिर आता है ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि व्यापार यहाँ पर नहीं था। जब व्यापार ही नहीं होता था तो आप लेन देन कैसे करेंगे, लेन देन कैसे होता था, वस्तु विनिमय पर, आप ये चीज ले लीजिए उसके बदले में ये चीज मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से व्यापार किया जाता था यहाँ पे वस्तु विनिमय के आधार पर। अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैसी थी, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, पशुचारण पर आधारित थी, जिसका प्रमाण कहां पर मिलता है, जिसका प्रमाण हमें देखो ऋग्वेद में मिलता है। जैसे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था, पशुचारण था। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में पशुओं के नाम से मिलता है, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और पदनाम से मिलता है कि वहां पे कैसा था, पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते थे। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु क्या थे, आय के प्रमुख साधन थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, पशुओं का उपयोग बहुत करते थे, उनसे दूध दही ये सारी चीजें मिलती थी। तो ये लोग पशुओं को क्या माना जाता था, वहां पर अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गई है, मुख्यतः गाय को। ठीक है, देखो जैसे इसमें आ रहा है ना, गाय इन पशुओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था गाय का, क्योंकि इसको क्या संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता था। इसको क्या अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य भी कहा गया है। अभी टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी का जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अघन्या से क्या तात्पर्य है, उसमें लिख दिया तीनों चारे इसका डेफिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अघन्या का मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य, क्योंकि गाय जो थी वो ऋग्वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण बहुत ही उपयोगी वस्तु थी जिसका बहुत महत्व था। इसका प्रमाण गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है, जैसे गोमत। गोमत क्या बोला जाता है, गोमत को धनी व्यक्ति। ये क्वेश्चन अभी पीजीटी यूपी में आया था, यूपी पीजीटी में रिसेंटली जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें गोमत पूछा गया था कि गोमत से क्या तात्पर्य है। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इसको याद रखना होगा, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जीआरएफ में ही नहीं, हर एक एग्जाम से जो जिसमें भी हिस्ट्री आती है हायर लेवल की उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के। जैसे गविष्ट, गविष्ट क्या है, गाय की खोज, गोपति गाय का रक्षक। फिर आता है ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया कौन से मंडल में मिलती है, चतुर्थ मंडल में मिलती है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कृषि के बारे में, कृषि से संबंधित जानकारी हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है, तो कौन से मंडल से मिलती है, चतुर्थ मंडल से, चौथे मंडल से मिलती है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व के केवल 3 शब्द ही प्राप्त होते हैं, जैसे उर्दर, धान्य और संपत्ति। इससे क्या पता चलता है कि कृषि का इनके जीवन में बहुत महत्व था। जैसे कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था,
उर्वरा एवं क्षेत्र कहा जाता था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि उर्वरा से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि उर्वरा का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि। ये क्षेत्र से क्या मतलब है, ये क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो क्षेत्र उसको कहा जाता है जो कृषि योग्य भूमि होती है, उसको क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं, ये ऋग्वेदिक कालीन भूमि है। ठीक है, फिर आता है कृषि कार्य में। कृषि कार्य में संभवतः लकड़ी के बने हलों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि लोहे का ज्ञान था ही नहीं, लोहा आया ही नहीं था, तो लकड़ी के बने हल से ही ये लोग क्या करते थे, अपना खेती और पशुपालन किया करते थे। फिर आती है इनकी राजनीतिक व्यवस्था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था, परिवार था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, जो कि गोत्र संबंधों से बंधा रहता था। गोत्र ही संबंधों का मूलाधार होते थे। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता था, जिसके प्रमुखों को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। ये चीज आप याद रखिएगा कि जो समाज था ऋग्वेदिक काल में, राज्य का मूल अधिकार आधार क्या था, परिवार था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, जो गोत्रों से संबंधित था, मतलब अलग अलग गोत्र अलग अलग परिवार बनाते थे। और गोत्र के आधार पर ही किसका निर्माण होता था, ग्रामीण का निर्माण होता था, ग्राम का निर्माण होता था। और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। और बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विश बनाते थे, जिसको क्या बोला जाता था, प्रधान को विशपति बोला जाता था। विश से क्या बना, जन बना, जो तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई का प्रधान या राजा होता था। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद होने ही चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे इस काल में ध्रुव, यदु, तुर्वस, अनु एक संगठित जन थे, जिनको क्या बोला जाता था, पंच जन। वंशानुगत राजतंत्र शासन का सामान्य स्वरूप क्या था, वंशानुगत था। राजतंत्र शासन था, कैसे था, वंशानुगत, वंश पर आधारित था। किंतु कहीं कहीं राजा का निर्वाचन भी हुआ है। इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अभी हम कोई भी वेद नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में हम बाकी के जो 3 वेद हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद में सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, और वहीं से ऋग्वेद काल का आरंभ माना जाता है। जहां पर कबीले के आधार पर बने हुए संगठन का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में 3 तरह के संगठन थे, कैसे, सभा, विदत, समिति, गण। ये क्या थे, ये संगठन है, राजनीतिक संगठन है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे, और राजा इनके ऊपर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। राजा के ऊपर ये जो थे संस्थाएं थी वो नियंत्रण रखती थी। इनमें क्या था, सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और उत्तर वैदिक काल की रचना जब अथर्ववेद में हुई थी, तो उसमें सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें, अथर्ववेद में। सभा और समिति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन आता है कई बार। इसके बाद आता है सभा। सभा में वृद्ध लोग जो होते थे वो वहां पे बैठते थे, जबकि समिति किसकी होती थी, सामान्य जो साधारण जन होते थे वो लोग वहां बैठते थे। ठीक है, ऋग्वेद में विदत नामक जो संगठन था उसका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन जिसके बारे में माना जाता है कि ये जो संस्था थी वो सभी संस्थाओं में सर्वाधिक प्राचीन और सबसे पुरानी थी, जिसमें क्या, महिलाएं भी भाग लिया करती थी। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी, तो ऋग्वेद काल में विदत नामक संगठन था जिसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी, और ये सबसे प्राचीन संस्थाएं थी। उसके बाद आता है धर्म। ऋग्वेदिक कालीन धर्म कैसा था, क्योंकि ये लोग बहुत ही धार्मिक थे। तो ऋग्वेदिक कालीन जो धर्म था वो कैसा था, आर्यों का सबसे बड़ा सरल धर्म था, क्योंकि ये लोग कैसे थे, ईश्वरवादी थे, पूर्णतः ईश्वरवादी थे। ऋग्वेदिक आर्य सांसारिक समृद्धि के लिए देवों की आराधना करते थे, क्योंकि इनकी जो आराधना होती थी वो मूर्तियों से नहीं होती थी, किससे होती थी, स्तुति पाठ से होती थी, या यज्ञों के द्वारा की जाती थी। जैसे अभी आपने देखा होगा ना
ऋग्वेद में कितने सूक्त मिले हैं? 1028 सूक्त मिले हैं। तो ये क्या है? प्रार्थनाएं हैं। किस लिए है? अपनी समृद्धि के लिए है। तो ये लोग क्या करते थे? देवों की आराधना करते थे स्तुति पाठ के द्वारा या यज्ञ के द्वारा। ठीक है, जिनमें क्या किया जाता था? यज्ञ में दूध, दही, सोम, मधु और अन्य के मंत्र की आहुति दी जाती थी। मतलब ये सारी चीजों के साथ साथ मंत्र उच्चारण होता था और उनकी आहुति दी जाती थी। किसके लिए? सांसारिक समृद्धि के लिए। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम सविता, सूर्य, मारुत, विष्णु, पर्जन्य, उष्मा नहीं उषा आदि। ये 11 प्रमुख देवताएं थी। कितने प्रमुख देवता है? 11 प्रमुख देवता है, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र, जिसे सांसारिक भौतिक सुख सुविधा का देवता माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती आदि। ये क्या है? पृथ्वी के देवता हैं। वायु स्थान या आकाश के देवता कौन से हैं? सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्र, उषा आदि। ये कौन से देवता हैं? ये आकाश या वायु स्थान के देवता हैं। द्विआकाशीय देवता यानी अंतरिक्ष के देवता किनको किनको माना गया है? इंद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य। इनको क्या माना गया है? इनको द्विआकाशीय या अंतरिक्ष का देवता माना गया है। इसके बाद आता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो सूक्त है, इनमें किसकी देवताओं की स्तुति होती थी? ये जितने भी देवता हैं, इनमें जो सूक्त है 1028 सूक्त मिले हैं, इनमें क्या होती थी? देवताओं की स्तुति, देवताओं की प्रार्थना थी। फिर आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ये किसको समर्पित है? ये सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। इसके बाद आता है ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता, मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो है इंद्र, जिनको क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता था। वर्षा सबसे ज्यादा पूजा जो है वो इंद्र की क्यों की जाती थी? क्योंकि इनको वर्षा का देवता माना जाता था। अब ऋग्वेदिक काल में ऐसी प्रचलन में थी कि ये लोग जो है, ऐसा विश्वास था कि अगर ये लोग इंद्र को खुश रखेंगे तो ये ज्यादा बारिश करेंगे, ज्यादा वर्षा करेंगे, जिससे क्या होगी? इनकी जो फसल है, जो कृषि है, वो बहुत ज्यादा उन्नत होगी। ऐसी इनकी मान्यता थी। इस कारण इंद्र जो है ऋग्वेदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। इंद्र की कितनी स्तुतियां थी? ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है? रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, व्रतहन एवं मध्वा। ये इंद्र के अन्य नाम है। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि शतक्रतु किससे संबंधित है। तो शतक्रतु किससे संबंधित है? इंद्र से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इंद्र का अन्य नाम है। फिर आता है ऋग्वेद की जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता है वो है अग्नि। इनको देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है और इनकी स्तुति में 200 सूक्त समर्पित हैं। फिर तीसरे जो प्रमुख देवता आते हैं वो ऋग्वैदिक कालीन कौन से देवता हैं? वरुण हैं, जिनको जलनिधि का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? रतस्य गोपा कहा जाता है, अर्थात प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक तथा असुर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वैदिक काल के। इंद्र, फिर अग्नि, फिर वरुण। इसके बाद आती है लास्ट हमारी ऋग्वैदिक काल की नदियां। ऋग्वैदिक काल में ये क्या है? ये जो है ये पुराने नाम दिए हुए हैं। ये जो नदियां हैं ये नई है और ये पुराना नाम दिया गया है, प्राचीन नाम ऋग्वेद में। तो सिंध को प्राचीन में क्या बोला जाता था? सिंधु बोला जाता था। और व्यास, विपाशा, झेलम, वितस्ता, अस्कनी, चेनाब थी। अस्कनी प्राचीन नाम है ऋग्वेद काल का, जो चेनाब नदी का है। घग्गर को क्या बोला जाता था प्राचीन काल में? दृष्टद्युति। रावी परुशनी थी। सतलुज को शत्रुधि बोला गया। गोमल कौन सी नदी थी? गोमती नदी थी। गंडक सदानीरा थी
और कुरुम जो थी वो क्रुमु थी। तो ये जो थे ऋग्वेदिक कालीन नदियों के प्राचीन और नए नाम थे जो आपके एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, थैंक यू।